वेलकम टू लाइव क्लासेस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा और साथ में हम लोगों ने दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर है पहला, जिस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इस चैप्टर से हम लोग दीर्घोत्तरीय प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं। तो हम लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो 10 क्वेश्चन नहीं देखे और तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं, साथ ही इसके बायो में लिंक दिए गए, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। कहते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन आज हम लोग सोल्व करेंगे। 11वां क्वेश्चन कहता है कि मानव किन गुणों के कारण सारे प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है। कहता है कि उसके मूल्य यानी कि उसके कहता है कि दाम में परिवर्तन लाता है, किस गुणों के कारण। तो इसका आंसर दिया है कि मनुष्य अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान और कार्य कुशलता जैसे गुणों के प्रयोग के करके प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य में परिवर्तन लाता है। मानव अपने साहस, संघर्षशीलता, ज्ञान और सूझबूझ का प्रयोग कर संसाधनों के मूल्यों में परिवर्तन लाता है। इसका कहने का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो मौजूद होते हैं, इसका उसका वैल्यू नहीं होता है, पर इंसान द्वारा उसे वैल्यूएबल बनाया जाता है। कैसे? तो उसमें परिवर्तन लाके। कैसे? उसमें परिवर्तन लाके। तो परिवर्तन लाने के लिए कहता है उसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत होता है इंसान को। कहता है क्या? तो सूझबूझ, कहता है साथ में संघर्षशीलता, साहस, तकनीक, क्षमता, प्रतिभा, इन सब चीज़ों की आवश्यकता हो जिसके कारण से उसमें बदलाव आते हैं और उसका मूल्य बदल जाता है। यही बात कर रहा है। कहता है कि जैसे छोटा नागपुर के खनिज भंडार का युगों तक कोई महत्व नहीं था। छोटा नागपुर पठार है जहाँ पे क्या था, खनिज था। बहुत समय तक वहाँ पे कोई उसका ये महत्व नहीं था। कहता है उसका कोई मूल्य न था, उसका कोई मूल्य न था, परंतु जब खनिजों का महत्व समझ में आया, जब खनिज का महत्व समझ में आ गया, तब कहता है कि उस उपयोगिता समझ में आई, उसकी उपयोगिता समझ में आई, किसकी? खनिज की। उसे निकालना आरंभ किया गया। क्या किया गया? निकालना आरंभ किया गया और उपयोग में लाया गया। तो वहीं खनिज संपदा मूल्यवान हो गए। क्या हो गए? मूल्यवान हो गए। इसी प्रकार नदियाँ तभी संसाधन बन पाई जब उनका उपयोग क्या हो गया? उनका उपयोग सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में, मत्स्य पालन के लिए एवं यातायात के लिए किया जाने लगा। तब वो क्या बने? संसाधन बने। एक भूगोलवेत्ता ने कहा है कि संसाधन की नहीं करते बना करते हैं। कहता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग लिखा हुआ है कि संसाधन हुआ नहीं करते बल्कि बना करते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें जब तक उसमें चेंजिंग नहीं आते, उसके मूल्य में या परिवर्तन नहीं आते, जब तक वो मूल्यवान नहीं होता है। तो यही कहा गया है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? उसका आंसर है कि प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं, हवा, पानी, वन्य जीव, ये भूमि, मिट्टी, खनिज संपदा एवं शक्ति के साधन या स्वयं मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन के बिना मनुष्य की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती। तो हम कहता है कि बिना संसाधन के प्रयोग किए बिना रह नहीं सकते। और इस आधुनिक युग में कहता है कि हम संसाधनों का और अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए। कहता है कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, कहता है तथा सुख सुविधा नहीं मिल सकती। सुख सुविधा नहीं मिल सकती जब तक हम संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहता है मनुष्य का आर्थिक विकास संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। कि मनुष्य का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? संसाधनों की उपलब्धि पर ही निर्भर करता है। जिसके पास जितने संसाधन होंगे वो आर्थिक तौर से उतना ही मजबूत होगा। संसाधनों का महत्व इस बात से लगता है कि
कि इनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य कठिन से कठिन परिश्रम करता है। इनकी प्राप्ति के लिए क्या करता है? कठिन से कठिन परिश्रम करता है। साहसिक यात्राएं करते हैं। क्या करते हैं? साहसिक यात्राएं करता है। फिर अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीक, ज्ञान और कुशलताओं का प्रयोग करके उनके उपयोग की योजना बनाता है। जैसे देखे होंगे कोई खाली जगह होता है, उसे बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, फिर जब तब जाके वहाँ पे बिल्डिंग बनाए जाते हैं। कोई गड्ढे वाले जगह होते हैं, कुछ भी होता है वैसे जगह पे, तो कहता है कि इसमें बहुत परिश्रम की आवश्यकता होती है, तब जाके उन्हें संसाधन बनाया जाता है। कहता है कि उन्हें उपयोग में लाकर अपना आर्थिक विकास करता है। इसलिए मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। मनुष्य के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। इसके बिना मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता है। इसके बिना अभी इस आधुनिक युग में मनुष्य का जीवन एक क्षण भी नहीं चल सकता। हम जब सुबह सो के उठते हैं तब से लेके जब तक हम सोते हैं तब तक हम हर जगह संसाधनों का ही प्रयोग करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा के, क्या कहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख करें। क्या करें? गैर परंपरागत स्रोतों का उल्लेख करें और यह बताए कि भारत इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ रहा है। कहता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं और गैर परंपरागत स्रोत होते हैं। तो यहाँ पे कहता है गैर परंपरागत स्रोत के लिए भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है और उसे किस तरह से ध्यान रख रहा है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो है आंसर यहाँ पे दिया गया है। कहता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में क्या है, जैसे हो गया कि पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूताप ऊर्जा एवं जैव पदार्थ ऊर्जा आते हैं। क्या आते हैं ये? अब कहता है कि ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा भारत से 95,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकता है। गैर परंपरागत जो ऊर्जा है वो भारत पे कितना 95,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर सकता है। अभी इस दिशा में कुछ का ही उपयोग किया जा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ का ही उपयोग किया जा रहा है, जबकि कहता है क्या कि बहुतों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो हम उसकी खोज कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ही हमारी उपयोग बढ़ रही है हम उसके उपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। कहता है नेक्स्ट वो है, कहता है पहले जो है तुम्हारा पवन ऊर्जा है। क्या है? पवन ऊर्जा। कहता है कि पवन चक्की द्वारा भूमिगत जल निकालकर देहातों में कहता है सिंचाई के अलावा पवन से विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। उदाहरण के लिए गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा में जहां पवन तेज गति से चला करती है लगभग 2000 पवन चक्कियाँ लगाई गई है और कहता है कि 5 लाख यूनिट विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो पवन ऊर्जा जो है इससे प्राप्त किए जाते हैं। पवन ऊर्जा जहाँ पे एक बहुत बड़ा फैन की तरह दिखने वाला पवन चक्की लगाया जाता है और वो जब वो हवा के द्वारा चलती है तो उससे क्या उत्पन्न किया जाता है? बिजली। आपने बचपन में छोटे मोटर को हवा के माध्यम से चलाया होगा और साथ में उसमें छोटे बल्ब जलाया होगा, ये देखा होगा। तो इस तरह से अब अगला जो ज्वारीय ऊर्जा है। क्या है? ज्वारीय ऊर्जा। तो कहता है कच्छ और खंभात की खाड़ी में जहाँ ऊंचे ज्वार उठते हैं, क्या उठते हैं? ऊंचे ज्वार उठते हैं, ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। वहाँ पे क्या की जाती है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। भारत उष्णकटिबंध में स्थित होने के कारण असीम सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? असीम सौर ऊर्जा। उष्णकटिबंध कहने का मतलब है कि हम लोग गर्मी वाले क्षेत्र में आते हैं। किस वाले क्षेत्र में आते हैं? गर्मी, जहाँ पे हमेशा
गर्मी अत्यधिक रहता है, ज़्यादा समय तक गर्मी रहता है। कहता है कि अभी गुजरात में भुज के पास इसका सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है, जिस थार मरुस्थल में, कहाँ पे है, थार मरुस्थल में भी इसकी असीम संभावनाएं हैं। थार मरुस्थल में क्या है, इसकी असीम संभावनाएं हैं, जहाँ पे आने वाले समय में इसका उपयोग किया जा सकेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक और है जो है क्या है, बायोगैस भी है, जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा में है। तो कहता है कि बायोगैस ऊर्जा गोबर और मल मूत्र से उत्पन्न ऊर्जा गोबर गैस संयंत्र लगाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे गांव में विद्युत की आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। क्या की जा सकती है, आवश्यकता पूर्ति की जा सकती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, इस कथन की पुष्टि करें। अब सौर ऊर्जा का कहता है कि भविष्य इसलिए उज्जवल है क्योंकि हम लोग कैसे कटिबंध में आते हैं, उष्ण कटिबंध में आते हैं। किस कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में। किस में आते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, इसलिए यहाँ गर्मी क्या रहती है, अत्यधिक रहती है। ठीक है, ये आपने पिछले आंसर में भी देखा। चलिए उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। कहता है कि भारत उष्ण कटिबंधीय देश है। कैसा देश है, उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ अधिक समय धूप मिलती है। क्या मिलती है, धूप मिलती है। इसलिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की यहाँ असीम संभावनाएं है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। कहता है फोटो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में बदला जा सकता है। सूर्य की ऊर्जा से विद्युत उत्पन्न कर सौर चूल्हे, सौर विद्युत गृह का निर्माण किया जा सकता है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इसमें कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, ये सबसे बेहतरीन है। अब है कहता है कि सीजियम क्या है, सीजियम और कुछ अन्य धातुओं में यह विशेषता पाई जाती है कि थोड़ा गर्म होने पर उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रवाह को बिजली कहते हैं। इसी प्रवाह को क्या कहते हैं, बिजली कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया बिना खर्च के हो सकती है। सूर्य के प्रकाश में यह क्रिया क्या हो सकती है, बिना खर्च के हो सकती है। जिन स्थानों पर दिन के समय आसमान खुला रहता है वहाँ आसानी से सौर ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे गांव में जहां बिजली की अभाव रहता है, सरकार द्वारा ग्रामीणों को कहता है कि सोलर लैंप, सोलर चूल्हे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जहाँ पे क्या रहता है, बिजली का अभाव रहता है, वैसे क्षेत्रों में सोलर लैंप का प्रयोग किया जा सकता है, सोलर चूल्हे। अभी भारत के गुजरात राज्य में भुज के निकट इसका सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया है। क्या किया गया, सबसे बड़ा संयंत्र लगाया गया। थार मरुस्थल में भी इसका बड़ा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऊर्जा संकट दूर करने के लिए, क्या कहता है, ऊर्जा संकट दूर करने के लिए किन स्रोतों को विकास करने की आवश्यकता है। इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तर में है कि भारत में परंपरागत ऊर्जा के साधन सीमित है। परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या है, सीमित है। और दिनों दिन विद्युत की मांग, कृषि विद्युत मतलब लाइन करंट, कहता है कि इसकी मांग बढ़ती जा रही है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक युग में बहुत सारे चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़। और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ हमेशा क्या चलते हैं, बिजली से ही चलते हैं। तो बिजली की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। उद्योग, परिवहन तथा दैनिक जीवन में बढ़ती जा रही है। अतः विद्युत का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया है। विद्युत का उत्पादन क्या हो गया है, बढ़ाना आवश्यक हो गया है। तो जिन चीज़ों का हम उपयोग ज़्यादा करेंगे उसे उत्पादन भी करना पड़ेगा। इसके लिए ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है। गैर परंपरागत स्रोत को क्या करने की आवश्यकता है, विकसित करने की आवश्यकता है। इसके लिए आयोग बनाए गए हैं। क्या किए गए हैं, आयोग बनाए गए हैं। और परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहता है कि स्रोत विभाग स्थापित किए गए हैं। इस दिशा में अन्य ऊर्जाओं की खोज की जा रही है। क्या की जा रही है, अन्य ऊर्जाओं की खोज की जा रही है।
इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न ऊर्जा को विकसित करने पर बल दिया जा रहा है। भारत कहता है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कह रहा है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस प्लांट स्थापित कर ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। आजकल शहरों में भी सड़कों पर रोशनी के लिए बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस तरह से अब हम लोग गैर परंपरागत स्रोत की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परंपरागत स्रोत सीमित मात्रा में है और गैर परंपरागत स्रोत जो है असीमित मात्रा में है। बस हमें उसे उपयोग करने लायक बनाने की आवश्यकता है। हमें थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी और हमें विकसित होने की आवश्यकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खनिज खनिज कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का उदाहरण परिचय दीजिए। खनिज कितने प्रकार के होते हैं उसका उदाहरण। कहता है सामान्यतः खनिजों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। पहला है धात्विक और दूसरा है अधात्विक खनिज। ऐसे खनिजों में धातु मौजूद रहते हैं। ये धातु किसी न किसी धातु के साथ मिले होते हैं। क्या होते हैं? साथ मिले, जैसे लौह अयस्क, तांबा, निकेल आदि। कहता है कि न धातु की उपस्थिति के आधार पर धात्विक खनिज को 2 उपभागों में बांटा गया है। क्या किया गया है? 2 उपभागों में बांटा गया है। पहला है लौहयुक्त धातु, दूसरा है अलौहयुक्त धातु। इस तरह से क्या है? 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें है लौहयुक्त क्या होते हैं, अलौह की यहाँ देखते हैं हम लोग। कहता है कि लौहयुक्त धातु में लोहा के अंश अधिक होते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन आदि। अलौह धातु कहता है में लोहा के अंश बहुत कम होते हैं, जैसे सोना, चांदी, बॉक्साइट, टीन, तांबा आदि। तो ये क्या हो गया? अलौह धातु कहलाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। और जो हम लोग पहले देख रहे थे कि खनिज के मुख्यतः जो प्रकार देख रहे थे उसके देखते 2। तो पहला हम लोग धात्विक देख लिए, अब हम लोग दूसरा देखते हैं अधात्विक। तो अधात्विक खनिज क्या है इसे हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि अधात्विक खनिज ऐसे खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। जीवाश्म की उपस्थिति के आधार पर अधात्विक खनिजों को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्बनिक खनिज, दूसरा है अकार्बनिक खनिज। तो पहले हम लोग कार्बनिक खनिज को देखते हैं। ऐसे खनिज का निर्माण भूगर्भ में प्राणी एवं पेड़ पौधों के दबने से होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, चूना पत्थर आदि। ये क्या हो गया? कार्बनिक खनिज हो गया। अकार्बनिक खनिज कहता है ऐसे खनिजों में जीवाश्म की मात्रा नहीं होते, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। इन सब में क्या होता है? जीवाश्म की मात्रा नहीं होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रमुख 3 धात्विक खनिजों का विवरण बताइए। भारत में प्रमुख 3 धात्विक खनिजों के बारे में पूछ रहा है। तो इसका है धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं, पहले हम धात्विक खनिज को समझते हैं। ऐसे खनिज होते हैं जिन्हें शुद्ध करने के बाद इच्छित रूप में ढाला जा सकता है। धात्विक खनिज को लौह तथा अलौह खनिजों में बांटा जाता है। किसमें? लौह तथा अलौह। प्रमुख धात्विक खनिजों में लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबा है। इनका विवरण इस प्रकार है। आइए हम लोग देखते हैं इसके विवरण को और समझते हैं। तो पहला है हमारा लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क, जिसे हम लोग पहले समझते हैं। कहता है कि लौह अयस्क, भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार बहुत अधिक है। यहाँ उच्च कोटि के हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क पाए जाते हैं।
भारत का सर्वप्रमुख लौह क्षेत्र झारखंड है। क्या है? लौह क्षेत्र कौन सा जगह है? झारखंड है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा इत्यादि राज्यों में है जहाँ पे लौह अयस्क पाए जाते हैं। और दूसरा है हमारा मैग्नीज अयस्क। क्या है? मैग्नीज अयस्क। कहता है कि भारत में मैग्नीज का भंडार विश्व के भंडार का 20% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 20%। पूरी दुनिया का कितना परसेंट? 20%। कहता है कि इस खनिज के प्रमुख भंडार उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा राज्य में है। किस राज्य में है? गोवा राज्य में। भारत का मैग्नीज उच्च कोटि का है। भारत का मैग्नीज क्या है? उच्च कोटि का, यानी कि बहुत बढ़िया। यह धात्विक खनिज जो इस्पात बनाने में काम आता है। क्या बनाने में काम आता है? इस्पात बनाने में। तीसरा जो है बॉक्साइट है। कहता है कि बॉक्साइट अयस्क एक, यहाँ पे दिया गया है कि एक अनुमान के अनुसार भारत में बॉक्साइट का विशाल भंडार है। क्या है? अनुमान के अनुसार विशाल भंडार है। किसका? बॉक्साइट का। इस खनिज से एल्युमिनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? एल्युमिनियम निकाला जाता है। भारत में इसके भंडार झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक राज्यों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग खनिजों के प्रकार देखे और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोयले का वर्गीकरण कर उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करें। अब हम लोग कोयला के प्रकार को देखेंगे। कहता है कि कोयले के वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को 4 वर्गों में रखा जाता है। कितने वर्गों में? 4। पहला है एंथ्रासाइट। क्या है? एंथ्रासाइट। यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है। क्या है? यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 90% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 90% तक। जलने पर धुआं, कहता है कि धुआं नहीं देता और देर तक ऊष्मा देता है। क्या देता है? देर तक ऊष्मा देता है। इसे कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसे धातु, क्या कहते हैं? धातु गलाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जो है दूसरा, वो क्या है? बिटुमिनस है। कौन सा है? बिटुमिनस। कहता है कि बिटुमिनस की क्या खासियत है देखते हैं हम लोग। कहता है कि बिटुमिनस इस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 70 से 90% तक। इसे परिकृष्ट कर कोकिंग कोयला बनाया जाता है। क्या किया जाता है? कोकिंग कोयला बनाया जाता है। भारत में अधिकतर इसी प्रकार के कोयले मिलते हैं। भारत में अधिकतर इसी प्रकार का कोयला मिलता है। नेक्स्ट है वो है लिग्नानाइट। क्या है? लिग्नानाइट। यह निम्न कोटि का कोयला है। यह क्या है? निम्न कोटि का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 30 से 70% तक कार्बन की मात्रा पाया जाता है। इसमें ऊष्मा कम और धुआं अधिक होता है। इसमें क्या होता है? ऊष्मा कम और धुआं अत्यधिक होता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? भूरा कोयला भी कहा जाता है। और हमारा जो अंतिम है वो चौथा है पीट। कौन सा है? पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से भी कम पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 30% से भी कम। इस प्रकार का कोयला पूर्व दलदली भागों में मिलता है। कौन से? पूर्व दलदली भागों में। तो इस प्रकार से पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नानाइट और चौथा है पीट। तो पहला हमारा जिसमें होगा 90% क्या है? कार्बन की मात्रा। दूसरा में कितना है? 70 से कितना? 90%। और तीसरा में कितना है? 30 से 70%। 30 से 70। और चौथा में 30 से भी कम। क्या है? कम। इस प्रकार से हमारा कोयला का कितने प्रकार है? 4। तो इसमें कार्बन के मात्रा के आधार पे इसको बांटा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालें। अभ्रक की, तो इसका आंसर है कि अभ्रक की उपयोगिता। अभ्रक एक विद्युत रोधी, क्या है? विद्युत रोधी अधात्विक खनिज है। कैसा है? विद्युत रोधी, यानी कि उससे करंट पास नहीं होते। कहता है कि विद्युत रोधी होने के कारण इस खनिज को सबसे अधिक उपयोग विद्युत उपकरण के निर्माण में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत उपकरण के निर्माण में।
कहता है कि इसके अतिरिक्त इसका उपयोग साज सज्जा सामग्रियों के रोगन की वस्तुओं के निर्माण में भी होता है। ठीक है, साज सज्जा की वस्तुओं सबसे अधिक इसका उपयोग कहाँ जाता है, यानी कि बिजली यानी इलेक्ट्रॉनिक से सामानों में क्या था, बिजली से संबंधित उपयोग जितने भी चीज़ है उनमें किया जाता है। अब कहता है कि अभ्रक का वितरण, कहता है अभ्रक का क्या देख रहे हैं हम लोग, वितरण, कि अभ्रक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान। भारत में अभ्रक की 3 पट्टियाँ हैं जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों में विस्तृत है। भारत में अभ्रक का कुल भंडार 59,065 टन है। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि का रूबी अभ्रक, कौन सा, रूबी अभ्रक नामक उत्पादन होता है, यानी कि उसका नाम है रूबी अभ्रक जो सबसे बेहतरीन है। बिहार में गया, तो इसका जो है कि भागलपुर, नवादा जिलों में इसका उत्पादन होता है। झारखंड में हजारीबाग, बादपलाम, रांची और सिंहभूमि में जिलों में अभ्रक की खाने हैं। बिहार और झारखंड में मिलाकर देश का 80% कितना, 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला, राजस्थान अंतर्गत उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक निकाला जाता है। इस प्रकार से अभ्रक का हम लोग उत्पादन तथा वितरण देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लौह अयस्क का वर्गीकरण एवं उसकी विशेषताओं को लिखिए। लौह अयस्क, उत्तर है कि लौह अयस्क में उपस्थित लौहांश की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी कि उस अयस्क में कितना लोहे की मात्रा पाया जाता है उस पर वितरण किया गया। तो यहाँ है, पहला है हमारा हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट। तो पहला हमारा हेमेटाइट है जिसे हम लोग देखते हैं। तो कहता है हेमेटाइट में कितने लोहे के अंश पाए जाते हैं, इसे हम लोग पहले देखते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो कहता है कि इस लौह अयस्क में लौहांश का सबसे अधिक यानी कि 70% तक पाया जाता है लौहांश, लौह की मात्रा कहता जाता है। इससे लकीर खींचने पर लाल उगता है जिसके कारण इसे लाल अयस्क भी कहा जाता है। भारत में लगभग 12,317 मिलियन टन इसका भंडार उपलब्ध है। दूसरा है मैग्नेटाइट, इसमें लौहांश की मात्रा 60% की होती है, घिसने पर काला रंग दिखता है, अतः इसे काला कोयला यानी कि काला अयस्क के नाम से जाना जाता है, यानी काला लोहा। भारत में इसकी 540 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है। तीसरा हमारा है लिमोनाइट, यह सबसे घटिया किस्म का लौह अयस्क है जिसमें लौहांश की मात्रा मात्र 40% से भी कम होता है, इसे पीला अयस्क के नाम से जाना जाता है। भंडार का आकलन उपलब्ध नहीं है, इसके भंडार के आकलन उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह से हम लोग आज 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं और आगे हम इससे भी और अच्छे तरीके से विथ इमेज हम समझने का कोशिश करेंगे। हर एक टॉपिक का हम फिर से एक वीडियो भी लाएंगे जिस टॉपिक के आधार पर हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे हैं और इसके बाद हम जितना बेहतर से बेहतर हो सके लाने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, साथ में कुछ समझा कीजिए और हमें कुछ सजेस्ट भी आप कर सकते हैं, क्या कोई दिक्कत हो रहा हो तो उस तरह से आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।